सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसे राजनीति में आए। सम्राट विक्रमादित्य के हम लोग वंशज हैं। अच्छा, जिनके नाम पे कैलेंडर विक्रम संवत। विक्रम संवत। कहाँ से कहाँ तक लगती थी सीमा? छपरा सिवान वगैरह सब आता था उसमें। उड़ीसा में कुछ पार्ट थे, कुछ पार्ट्स बर्मा में थे। 2020 का चुनाव लड़ा आपने निर्दलीय, 9,390 वोट मिले आपको। डुमराव तो पीछे है ही है। डुमराव तो पटना से ही 20 साल पीछे है, लेकिन पटना जो कैपिटल है वो दिल्ली से ही 20 साल पीछे है। कई गांव हम लोगों को घूमने को मिला है जहाँ पे ताला बंद है। इलाज कराने भी बाहर ही जा रहे हैं दिल्ली, यहाँ तक कि पारस में जा रहे हैं तो गोली चल जा रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्री थी। दादाजी उस टाइम प्रतिद्वंदी थे लालू के, और जगदानंद सिंह चाहते उस टाइम ऊर्जा मंत्री थे तो स्टार्ट कर सकते थे। दुर्भाग्य से जंगल राज ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और प्रशांत जी ये बात कह रहे हैं कि जो शराब खुलने के बाद जो पैसा आएगा उसको बिहार के रोजगार और उसको शिक्षा के लिए ही काम किया जाएगा। औरंगजेब के द्वारा ही वो ध्वस्त किया गया किला, और मजबूरन हमारे परिवार को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट भी होना पड़ा। तलवार की नोक पे। जी, तलवार के नोक पे। एक उपन्यास आया चेतन भगत का, हाफ गर्लफ्रेंड। क्या विवाद था वो? राज परिवार एकदम खत्म हो चुका है, दारू में डूब चुका है, गरीब हो गया है। यहाँ सोना चांदी का सरफिया वगैरह ऐसे रखी हो। हमको ढूंढते हैं कहाँ है खजाना। बिच्छू है जो, ये बहुत खतरनाक, मतलब इतने बड़े बड़े तो नहीं ही दिखते हैं समय। ये मतलब यही के है? ये हमारे पिताजी का कलेक्शन है। कि जब हम लोग जनसुराज या प्रशांत किशोर के बारे में बात करते हैं लोगों से, तो लोग ये कहते हैं कि भरोसा कैसे करें उन पे। नहीं पसंद आए तो फिर 5 साल बाद बदल दीजिएगा। मालवा की धरती से घोड़ों का एक काफिला चला और उससे जो धूल निकली उससे इतिहास बना। इतिहास मध्य प्रदेश का नहीं, बिहार का एक ऐसा इलाका, एक ऐसी रियासत जो अंग्रेजों से भी टकराई, मुगलों से भी टकराई, रिश्ते बने बिगड़े, और आज़ादी के 70-75 साल बाद भी आज भी ये जो राज परिवार है अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखे हुए है, राजनीति में भी और समाज में भी। आइए आपको मिलवाते हैं डुमराव के राज परिवार के जो वारिस हैं, और अभी बिहार के विधानसभा चुनाव में डुमराव विधानसभा सीट से ये जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार भी हैं शिवांग विजय जी का स्वागत है आपका खबरगांव चैनल पर। नमस्कार। हम आपसे बात करेंगे और थोड़ा सा आपके इतिहास के बारे में भी, जो रियासत है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे, साथ में जो आपका चुनाव प्रचार चल रहा है, राजनीति है जी, उसे भी। सबसे पहले अपने परिवार के बारे में बताइए। जैसे ये कहा जाता है कि मालवा से आए, उज्जैन से आए, और भी आप भी बता रहे थे कि राजा भोज के वंशज हैं हम लोग। हाँ, और सम्राट विक्रमादित्य के हम लोग वंशज हैं। अच्छा, जिनके नाम पे कैलेंडर विक्रम संवत। और उससे पहले देखा जाए तो पृथ्वी वल्लभ वगैरह सब हम ही लोग परमार क्लैन से हम लोग बिलोंग करते हैं। और हम लोग यहाँ राजा भोज के बाद हमारे जो वंशज थे सनातन शाही, वो आए थे गया पिंड करने। अच्छा। तो उनको ये क्षेत्र बड़ा पसंद आया। उस टाइम यहाँ चेरो खरवाल का राज था। चेरो खरवाल यहाँ जनजाति थी जी। ट्राइबल कम्युनिटी होता है, और उस टाइम उनका शासन था यहाँ, तो उस टाइम उनको हराकर उस टाइम से डुमराव राज को बसाया गया। अच्छा जी। ये कब की बात होगी? ये कितने साल? बहुत सालों पहले की बात है, मैं आपको बता सकता हूँ, तो 1300 के आसपास। अच्छा, यहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब जो आधुनिक इतिहास कहा जाता है डुमराव राज को, कहा जाता है 1709 में जब राजा होरिल शाह ने उन्होंने यहाँ पर नींव रखी, और फिर उसके बाद से जो है होरिल शाह जो थे उनका पहले कैपिटल था मठिला करके। उसके बाद पहले डुमराव भोजपुर था, नया भोजपुर, फिर मठिला, फिर वापस भोजपुर डुमराव। अभी भी वहाँ पे आपको आप भोजपुर नया भोजपुर विजिट करे होंगे तो वहाँ पे भी पुराने उस जमाने के अवशेष आज भी हैं जो औरंगजेब के ज़माने में ध्वस्त किया गया था। अच्छा, तो उस टाइम से रहा है डुमराव का। और होरिल शाह ही जो मेन थे जो डुमराव में आके प्रॉपर बसे, और जो आप राजगढ़ डुमराव में देख रहे हैं उन्हीं के टाइम का ही है। और फिर उनका शासन उस दौरान चालू हुआ। कितना एरिया था, मतलब कहाँ से कहाँ तक लगती थी सीमा? अब देखा जाए तो ओवर 3000 समथिंग विलेजेस थे डुमराव राज के अंडर। अच्छा, 3000 से ज्यादा जी। अब यहाँ से आप अभी के जमाने में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, यहाँ से आरा, पूरा शाहबाद एरिया जो बोला जाता है, छपरा सिवान वगैरह सब आता था उसमें। उड़ीसा में कुछ पार्ट्स थे, कुछ पार्ट्स बर्मा में थे। अच्छा जी, मतलब सैटेलाइट एरिया भी थे जी, जहाँ जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता था।
अच्छा, मुगलों के साथ किस तरह का क्लैश रहा या किस तरह के रिश्ते रहे आप लोगों के, या और अंग्रेजों के साथ किस तरीके का रहा, उसके सर बारे में भी थोड़ा सा। उस जमाने की डिप्लोमेसी थोड़ी आज के जमाने की डिप्लोमेसी से अलग थी। मुगलों के साथ भी हम थे, कई बार उनके विचारधाराओं से अग्री भी करी, कई बार उनके विचारधाराओं के खिलाफ हम लोगों ने बगावत भी किया। अब देख सकते हैं यहाँ नया भोजपुर में जो हम लोग का किला है, नवरत्न किला बोलते हैं, वो उस टाइम मुगलों के द्वारा ही, औरंगजेब के द्वारा ही वो ध्वस्त किया गया किला, और मजबूरन हमारे परिवार को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट भी होना पड़ा। अच्छा जी, और वो परिवार क्यों, आज भी वहाँ। अच्छा, मतलब आपके ही परिवार के जी, लोग हैं और हमारा खुद का वहाँ मकबरा भी है। अच्छा, और उस टाइम जो भी पॉलिटिकल प्रेशर रहा हो, उस जमाने में उनको कन्वर्ट होना पड़ा। परिवार आज भी है वहाँ पर, और आज भी हम लोगों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। ये मतलब कि आप ऐसा कोई शर्त वगैरह रखा गया था कि आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर, अपनी जिंदगी सबको प्यारी होती है। अच्छा, वही रहा होगा। तलवार की नोक पे। जी, तलवार के नोक पे। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों का समय आया, और ये जो एरिया है पूरा, जी, ये 75-76 एकड़, कितने, 75-76 एकड़ का ही है। अच्छा, इसको कहा जाता है कि ये 5 रुपए में आप लोगों ने लिया था जी, ये अंग्रेजों सही से। सही बात है। यहाँ पे पहले ये इंडिगो प्लांटर्स का ऑफिस, फैक्ट्री हुआ करता था, जहाँ पे नील की खेती होती थी। क्योंकि आप देखे होंगे उस टाइम बिहार नील की खेती में कितना एडवांस होता था। तो यही एक ऑफिस था जो बाद में डुमराव राज का ही था, ब्रिटिश एक्वायर्ड था। तो बाद में हमारे पूर्वजों ने ये खरीद कर यहाँ पे अपना रेजिडेंस बनाया। अच्छा, ये आपका महल जी, जो है कोठी। कोठी 1800s के आसपास का बना है। अच्छा, एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, लेकिन जो इंडिगो प्लांटर थे उनकी डेथ 1828 में हुई थी, तो लगता है कि उससे पहले का ही बना होगा। तो आपके परिवार के लोग अभी यहीं पे जी, रहते हैं? ये हमारा रेजिडेंस भी है। जी, तो ये मतलब थोड़ा सा आपका जी। मतलब राज परिवार वाला बैकग्राउंड हो गया। ये पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री हुई, कौन सबसे पहले आया, क्या? हमारे परिवार में आफ्टर इंडिपेंडेंस मेरे ग्रैंडफादर महाराजा बहादुर श्री कमल सिंह जी आए। यहाँ के प्रथम और द्वितीय सांसद भी रहे वो। अच्छा, और उसके बाद 89 का चुनाव में उन्होंने फिर भाग लिया और जीत हासिल नहीं हुई। मतलब जो आजादी के बाद पहले दूसरे चुनाव 52-57 में जी। उन्हें जब किसी पार्टी से। वो तो निर्दलीय लड़े थे दोनों इलेक्शंस। अच्छा, 89 में उन्होंने, वैसे वो जनसंघ के सक्रिय मेंबर भी थे, और जनसंघ और बीजेपी को खड़ा करने वाले इस क्षेत्र में वही थे। अच्छा, और सन 89 में उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा बीजेपी के टिकट से, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जीत नहीं हुई। लेकिन हाँ, उनकी पब्लिक लाइफ हमेशा कंटिन्यू रही। पब्लिक लाइफ में रहे, जी। चुनावी जीत नहीं मिली, वो एक अलग रहा। आपके पिताजी? मेरे पिताजी कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं थे, सिंस हमारे परिवार शुरू से ही बीजेपी था, बीजेपी ही रहा। तो पिताजी हमारे समाज में ज़्यादा ध्यान देते थे, और समाज सेवा ज़्यादा उनका वो था। किस तरह की समाज सेवा करते थे? मतलब जैसे हम चैरिटी- देखते हैं, लोग जी। बताते, अब जैसे अभी हम शाहबाद में 4-5 दिन से घूम रहे, तो लोग ये कहते हैं कि ये स्कूल जो है बनवाया हुआ है, ये स्कूल, मतलब तो स्कूल कॉलेज तो समझ में आता है। और जी, हमारे 5 ट्रस्ट चलते हैं। अच्छा, बिहारी जी में टेम्पल ट्रस्ट है गढ़ में, एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, वेटनरी ट्रस्ट है, हॉस्पिटल ट्रस्ट है, और एक विक्रमगंज में भी ट्रस्ट है हॉस्पिटल। तो इन ट्रस्टों के माध्यमों से हमने बहुत चैरिटीज परिवार करते हैं। और पिताजी अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स जैसे लायंस क्लब वगैरह से जुड़े भी थे। और जैसे अब आप देख रहे हैं कि रेड क्रॉस के वो लाइफ मेंबर थे, तो काफ़ी प्रोग्राम्स उन्होंने इन संस्थाओं के थ्रू किया, और योगदान काफ़ी रहा। अच्छा, इंडस्ट्री की बात होती है, और ये कहा जाता है कि जैसे पलायन या रोजगार, अभी चुनाव जैसे आ रहे हैं तो मुद्दे भी हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि यहाँ पर इंडस्ट्री थी जी, लेकिन उसमें आपके परिवार का इन्वॉल्वमेंट था, और वो फिर वो बंद करवा जी, करवा दी गई या 19 कर दी गई, जो जी। भी है, क्या था वो? मैं 1960s में हमारे बाबा ने, ग्रैंडफादर ने डुमराव टेक्सटाइल का वो फाउंडेशन स्टोन ले किया। और अन्य इस टाइम पूरे क्षेत्र में वेरियस फैक्ट्रीज थे, शुगर मिल्स थे। हमारे भी परिवार का शुगर मिल था विक्रमगंज में, और यहाँ पे लैंटन टेक्सटाइल और शुगर मिल दो मतलब। जी, लैंटन फैक्ट्री भी थी, कोल्ड अच्छा। स्टोरेज भी थी। तो और काफ़ी उस टाइम लेट 1990s 1996-97 के बाद जब ये जंगल राज का वो रहा, तो उस टाइम ये फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया।
उस टाइम पॉलिटिकल वेंडेटास भी थे, और आप देख रहे होंगे बिहार के लिए एक ब्लैक, अब क्या बोल सकते हैं कि एक मतलब ब्लैक जब डे मान सकते हैं, या लालू यादव जी की सरकार जी, थी उस वक्त की बात कर रहे हैं आप? एक जंगल राज का जो कार्यकाल रहा वो बिहार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और उसी ये जो फैक्ट्रीज बंद की गई ये केवल राजनीतिक बदले के लिए? जो भी कारण रहे हो, यूनियन बाजी थी, जो भी था, लेकिन उस टाइम सरकार अगर मदद कर देती, और करीब यहाँ 20,000 लोग थे वर्कर्स, जो कि सिर्फ लोकल ही नहीं, अलग अलग प्रदेश से भी आके यहाँ काम करते थे, यहाँ से तक कि नेपाल तक से लोग आके यहाँ काम करते थे, बंगाल हो गया, साउथ इंडिया से। तो ये एक रोजगार का केंद्र ही नहीं था, बिहार के रोजगार के लिए नहीं थी, ये बिहार बाहर के लोग आके भी बिहार में काम करते थे। ये एक मुद्दा था बिहार के लिए कि बिहार ही रोजगार का केंद्र रहता। दुर्भाग्य से जंगल राज ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और जगदानंद सिंह चाहते, उस टाइम ऊर्जा मंत्री थे, तो स्टार्ट कर सकते थे लोगों वो की यही रोजगार। बक्सर से हुआ करते बक्सर से ही, और वो चाहते तो 30,000 लोगों की रोजगार बच जाती, लेकिन उस सरकार ने उस टाइम समझा नहीं। अपने वोट के लिए उन्होंने, दादाजी उस टाइम प्रतिद्वंदी थे लालू के। अच्छा, उस पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का आपको नुकसान उठाना पड़ा, लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, ये जैसे हम लोग जब राज परिवार की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो तस्वीर आती है वो आती है राजस्थान के रजवाड़ों की। हम देखते हैं होटल्स देखते हैं, ब्रांडिंग देखते हैं, टूरिज्म देखते हैं। यहाँ पर मतलब हम लोग उस तरीके का क्यों नहीं देखते हैं? क्या दिक्कतें, मतलब क्या उस लेवल की चीजें, कंपेरिजन में चीजें नहीं है, या फिर इच्छा शक्ति नहीं है? या सर, इच्छा शक्ति तो यहाँ के परिवारों में बहुत है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ सरकार तो वो चीज़ें नहीं, यहाँ राजनीतिक सहयोग नहीं मिलता है। और रही बात सर, यहाँ पे हम लोग प्रिंसली स्टेट्स नहीं थे, ज़मींदारी स्टेट्स थे। अच्छा। तो जो आप वहाँ आलीशान महल देख रहे हैं, जो आप उनकी व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ से टोटली समीकरण डिफरेंट है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने आके हम लोग को ज़मींदार घोषित कर दिया, प्रिंसली ज़मींदारी, जो कि रूलिंग राजा से उनसे अलग होता है, थोड़ा नीचे होते हैं, लेकिन व्यवस्था वही था, और सरकार को इस पे महल आपका है अभी जैसे, और शस्त्रागार, मतलब जहाँ पे आप लोग हथियार वगैरह रखते हैं वो भी है, ठीक है। और मतलब जैसे हम लोग सुनते हैं कि राजाओं के पास खजाने वगैरह हुआ करते, क्या इस तरह की चीजें हैं? नहीं, खजाना तो सर यहाँ सोना चांदी का सरफिया वगैरह ऐसे रखी हो हम खुद ढूंढते हैं कहाँ है खजाना, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं। शस्त्रागार वगैरह है, शस्त्र वगैरह है, वो हमारा जो राजगढ़ है वहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा। और वो उसको हम लोग आगे कोशिश कर रहे हैं कि संग्रहालय में डेवलप किया म्यूजियम जाए, बनाया जाए, उसको जी, पब्लिक के लिए खोला जाए, और लोगों को इस इतिहास को उजागर करने का दोबारा मौका मिले। अच्छा, ये आपके परिवार के लोग? ये हमारे ग्रैंडफादर हुए स्वर्गीय महाराजा कमल सिंह। अच्छा, जो 2 बार सांसद हुए। और ये उनके 2nd लोकसभा का फोटो है। अच्छा। और बाकी सब परिवार के ही लोगों का पुराना फोटो है, और सारे रिश्तेदार लोगों का। कहाँ पे हैं, अगर आप इसमें बता देते हैं? खोजना पड़ेगा। अच्छा, ये नेहरू जी हैं सेंटर में सबसे? जी। और ये उस टाइम की पार्लियामेंट की क्रिकेट टीम थी। अच्छा। तो उसमें मेरे ग्रैंडफादर भी सक्रिय सदस्य थे। अच्छा। नेहरू जी के नेतृत्व में। ये मतलब 2nd पार्लियामेंट की जो क्रिकेट टीम है जी, उसकी तस्वीर है ये? ये रहे सर मेरे ग्रैंडफादर, यहाँ है सर। अच्छा, ये 1962 की तस्वीर है? जी। इस रूम को वैसे ही संजोज के रखा हुआ जैसे दादाजी ने उस टाइम रखा था। तो ये मतलब जैसे पार्लियामेंट में भी रहे आप, नेहरू गांधी परिवार से किसी तरह का आप लोगों का जुड़ाव रहा हो? जी, रहा है। अच्छा। उस टाइम दादाजी एमपी थे, तो नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो कई ऐसे मुद्दाओं पे पार्लियामेंट में उनसे भेंट होता था, बातचीत होती रहती थी। यही था। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसे राजनीति में आए, क्योंकि आप खुद ही बता रहे थे कि आप पढ़ाई कर रहे थे बाहर। जी, हम बाहर पढ़ाई लिखाई करके जब 2015 में डुमराव आए। क्या पढ़ाई कर रहे थे? होटल मैनेजमेंट किए, BA ऑनर्स इन होटल मैनेजमेंट। अच्छा। उसके बाद हमने नौकरी भी करी बाहर मॉरिशस में। फिर दादाजी का जब स्वास्थ्य खराब हुआ, हम वापस आए, तब से सक्रिय राजनीति में हैं और समाज ये था कि राजनीति में ही आना है? कोई प्लान नहीं था, लेकिन डुमराव में थे तो एक अलग लगाव है इस धरती से, दिल से लगाव है।
तो ज़रूर समाज में जाना ही था। और परिवार ने इस क्षेत्र के लिए बहुत किया है, और अब की बात जनता भी। क्या वो चीज थी जो आपको लगता है कि परिवार ने किया है लेकिन अभी भी करने की जरूरत है, इसलिए मुझे आना चाहिए, मुझे ये करना है? सर, जो परिवार ने किया है उसी व्यवस्थाओं को ठीक करना है। सबसे पहले बिहार में शिक्षा, शाहबाद एरिया में शिक्षा लाने वाला डुमरांव में ही था। राज स्कूल आप देख रहे हैं, सबसे पहला महिला स्कूल ये महारानी उषा रानी गर्ल्स स्कूल, और 2 मध्य स्कूल और मध्य विद्यालय और जो उच्च विद्यालय हमारे परिवार द्वारा डोनेट किया गया है। आप एमवी कॉलेज बक्सर में देख लें, महाराजा कॉलेज आरा, जैन कॉलेज में भी ज़मीनें दी, और सब कुछ व्यवस्था था ही सर। जो आप अभी डेहरी ऑन सोन से आप अभी जब आते हैं इस साइड या कहीं भी, तो आपको नहर वो दिखता है, वो भी हमारे परिवार द्वारा, हमारे बाबा द्वारा इनफैक्ट उसको खोला बनवाया गया और मेंटेन, जब तक वो सांसद थे तब तक वो पर्सनली वही करते थे। और जो आज सिंचाई किसानों को मिल रहा है वो उसी का देन है सर। तो जैसे आप आए जब, तो क्या भाजपा से जुड़े, किसी से आपकी बातचीत हुई, क्या रहा? नहीं, एक्चुअली जो भाजपा पहले जो अटल जी के टाइम में थी वो भाजपा नहीं। और सिंस सर नए जनरेशन के लोग हैं, किसी मंदिर मस्जिद जात धर्म के पॉलिटिक्स से जो विकास नहीं होता है। जो विकास होता है वो रोजगार से होगा, जो प्रोग्रेसिव मुद्दे लेकर आएंगी उनसे होगा, ना कि कास्ट बेस्ड पे या फिर धर्म के आधार पे। तो जब आप जुड़े होंगे 2015 में, तब भी तो ये चीजें रही होंगी? रही सर, रही, लेकिन जब देखा एक कि वो विचारधारा हमारे विचारधारा से मैच नहीं करता है, अब वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे, हमको अपनी आइडेंटिटी नहीं देनी है ना कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान, हम तो खुद ही इस धर्म में हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि आप टिकट मांग रहे थे और आपको टिकट नहीं मिला, इसलिए आप निर्दलीय चुनाव लड़ गए पिछली बार 2020 के विधानसभा नहीं, चुनाव। ऐसी बात अगर टिकट मिल जाता तो आप भाजपा से ही लड़ते? ऐसी बात नहीं है, भाजपा कभी डुमरांव लड़ती नहीं है, जदयू लड़ती है, तो उस पॉइंट पे हम गए ही नहीं। रही बात, हम प्रोग्रेसिव सोच वाले लोग हैं, पहले भी डुमरांव सबसे आगे था, अभी भी इसको, इस क्षेत्र को हम लोगों को आगे लेकर जाना है। बक्सर से नहीं ट्राई किए आप? डुमरांव ही घर है सर, डुमरांव से लोगों डुमरांव से पहचान है। अच्छा, नीतीश कुमार जी भी आए थे आपके यहाँ जब आपके दादाजी की डेथ हुई थी, उस वक्त की तस्वीरें भी हमने देखी हुई। आपने भी बताया कि जदयू के हिस्से आती है ये विधानसभा की सीट यहाँ, मतलब एनडीए गठबंधन में, तो क्या उनसे बातचीत नहीं हुई किसी तरह की? नीतीश जी से पॉलिटिकल बात नहीं हुई। उन्होंने इतना वादा किया था कि हमारे बाबा का मूर्ति अनुमंडल में लगेगा, सिंस वो आखिरी महाराजा थे, प्रथम सांसद थे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक वो मूर्ति वहीं की वहीं लगी हुई है, उसका अभी तक रिबन भी नहीं खुला है। कहाँ पे? डुमरांव अनुमंडल में। अच्छा जी, वही मतलब मूर्ति लगी हुई है, उसका उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, क्यों नहीं हो पा रहा है ये? बिहार सरकार का कराना है, बिहार सरकार को कराना है, बिहार सरकार द्वारा लगवाई गई। और जो भी पॉलिटिकल रीजन रहा हो, जो भी उनका कारण रहा हो, 2020 में उनकी मृत्यु हुई, 5 साल हो गए, अभी तक मूर्ति का वो हुआ नहीं है। देखिए, ये तो एक डिसरिस्पेक्ट है डुमरांव के लिए और डुमरांव के जनता के लिए और हमारे परिवार के लिए। 2020 का चुनाव लड़ा आपने निर्दलीय जी, 9,390 वोट मिले आपको। कैसा, मतलब फिर उसके बाद किसी पार्टी, आपको लगा नहीं कि मैं अगर पार्टी कोई ज्वाइन कर लेता तो मुझे, मतलब अगली बार मेरा चांस बढ़ जाएगा? क्या यही वजह रही कि आप जनसुराज से? यही वजह रही कि हमने जनसुराज ज्वाइन किया, और प्रशांत जी से पहले से संबंध है, और उनकी वजह। कब से संबंध है प्रशांत? 2020 के बाद से ही। अच्छा। और जो उनकी विचारधारा, जो हम 2020 के बाद मिले प्रशांत जी से, तो उनकी विचारधारा काफ़ी हमको प्रभावित करा, और एक नया विजन लेकर आए हैं। तो हम लोग भी इस पार्टी से जुड़े हैं कि उस विजन को आगे लेकर चढ़ें, क्योंकि बिहार के लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे सोच वाले लोग आए हैं तो बिहार को बदलने का। अभी हम लोग भी थोड़ा सा घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग जनसुराज या प्रशांत किशोर के बारे में बात करते हैं लोगों से, तो लोग ये कहते हैं कि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन लोग भरोसा कैसे करें उन पे? तो हम लोगों को यही बोलेंगे कि आप बाकी जैसे पार्टियों में भरोसा कर रहे हैं, जो कि आपके भरोसा को हमेशा वो लोग तोड़ रहे हैं, तो एक बार नई पार्टी को भी भरोसा करके देखिए। नहीं पसंद आए तो फिर 5 साल बाद बदल दीजिएगा। भरोसा करेंगे लोग इस बार? भरोसा तो करना ही है। आज तक आपको क्या लग रहा है जब आप घूम रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं? हमको तो जन समर्थन बहुत मिल रहा है, आशीर्वाद बहुत मिल रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता भी दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं,
और इस सोच के साथ लोग बहुत जुड़ रहे हैं। लोगों से यही अपील है कि आप बाकी पार्टियों को भी इतने साल से भरोसा करके देख रहे हैं, जो कि आपका भरोसा हमेशा हर इलेक्शन में तोड़ रहे हैं, एक बार इनको भी मौका दिया जाए। एक आप ही की तरह जैसे भाजपा से टिकट नहीं मिला था तो वो भी चुनाव लड़ गए थे, बक्सर के ही रहने वाले आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस हैं। जी सर। ठीक है, उनसे आपकी मुलाकात वगैरह होती है, बातचीत होती है? आनंद मिश्रा को हमने उनके जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे तो हमारा बहुत बड़ा सहयोग था उनको चुनाव लड़वाने में, अच्छा। सपोर्ट करने में, और हमारे अच्छे मित्र भी हैं। इस बार तो उनको भाजपा से मिल गया, आप जनसुराज में मतलब वो भी ज्वाइन किए थे जनसुराज, फिर वो चले गए। सर वो उनकी अपना विचारधारा, वो तो शुरू से ही कहते थे कि वो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हैं, उस टाइम भी कहते थे, शायद वही विचारधारा उनको खींच के ले गया हो। और हर आदमी का अपना स्पेस होता है सर, जो अपने हर जगह फिट होता है, वो उनको शायद वो स्पेस ज़्यादा पसंद हो। एक विवाद में मतलब जुड़ा या चर्चा में हम कहे कि आया डुमराव परिवार का नाम, जब एक उपन्यास आया चेतन भगत का हाफ गर्लफ्रेंड। क्या विवाद था वो, किस चीज? सर विवाद ये था कि उन्होंने ना कभी डुमराव विजिट किया, और डुमराव को आके एक बार विजिट करके यहाँ की व्यवस्थाएं देख के तब किताब लिखते। ऐसे ही डुमराव को डिग्रेड करके जो उन्होंने किताब में लिखा, क्या लिखा था उन्होंने ऐसा? यही कि डुमराव में इंग्लिश की कमी है, लोगों को बहुत पीछे हैं, बैकवर्ड है, राज परिवार एकदम खत्म हो चुका है, दारू में डूब चुका है, गरीब हो गया है। ये तो एक पर्सनल अटैक था, वो तो फिक्शनल स्टोरी था, तो फिक्शनल किंगडम भी बना देते। बस यही मुद्दा था। कभी कोई बातचीत वगैरह हुई उनसे? नहीं, उनसे करीब कई बातचीत नहीं हुई, लेकिन कोर्ट में उन्होंने माफी मांगा जी। अच्छा ठीक है, वापस आते हैं राजनीति पर। अगर हम आपने कहा कि अगर डुमराव आते तो उनको चीजें बेहतर दिखती, क्या आपको लगता है कि चीजें बेहतर हैं या फिर अभी इनको बेहतर करने की जरूरत है? इनको बेहतर करने की बहुत जरूरत है। आप डुमराव की सड़कों को देखें, हर जगह जल जमाव देखें, डुमराव का पूरे टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही देखें, शिक्षा से लेके रोजगार से लेके हर चीज में अभी डुमराव ही नहीं, डुमराव तो पीछे है ही है। डुमराव तो पटना से ही 20 साल पीछे है, लेकिन पटना जो कैपिटल है वो दिल्ली से ही 20 साल पीछे है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बिहार को आगे ले जाना है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल में ले जाना है जहाँ पे लोग कैसे ले जाएंगे आप डुमराव को? क्या चीजें हैं वो? अगर मैं आपसे 5 चीजें पूछूं कि अगर आप विधायक बनते हैं तो ये 5 चीजें करेंगे, तो सबसे पहले एजुकेशन। हम खुद बाहर पढ़े, ये दुर्भाग्य है कि हम बिहार में नहीं पढ़े। यहाँ पे लोग शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, ये एक, इसको भी आप पलायन ही मानिए, शिक्षा की पलायन मानिए। जब तक यहाँ स्कूल्स नहीं होंगे, देहरादून जा रहे हैं लोग पढ़ने, दिल्ली जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का गढ़ बना चुके हैं, फैक्ट्रीज बंद हो गई। जब शिक्षा ही बाहर है तो ऑब्वियसली लोग बाहर ही नौकरी करने जाएंगे, बाहर की यूनिवर्सिटीज में, तो वापस गांव कोई नहीं आना चाहेगा। कई गांव हम लोगों को घूमने को मिला है जहाँ पे ताला बंद है, सब लोग पलायन करके रोजगार के चक्कर में बाहर गए। रोजगार भी बहुत जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत फिर शिक्षा के बाद रोजगार है, चिकित्सा है, इलाज कराने भी बाहर ही जा रहे हैं दिल्ली, यहाँ तक कि पारस में जा रहे हैं तो गोली चल जा रहा है, और इलाज हो नहीं पा रहा है तो लोग डर के ही बिहार में, चलिए ठीक है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हॉस्पिटल्स का, तो लोगों के दिमाग में ऐसे ही बैठ जाता है कि दिल्ली बॉम्बे जाके इलाज करेंगे, बिहार में कोई नहीं करेगा। और जब तक बिहार में रोजगार नहीं रहेगा, जब तक रोजगार की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगी, तब तक ये सब नहीं सुधरेगा। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि नवानगर में जो इंडस्ट्रियल एरिया खोला गया है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वहाँ पे एक भी स्टाफ बाहर, लोकल नहीं, सब बाहर के लोग जी। यहाँ पर भी इंडस्ट्री लग रही नहीं, इसमें यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इंडस्ट्री लगाना मतलब यहाँ के लोगों को रोजगार देना। तो यहाँ फिर वो सवाल आता है ना कि लोग कहते हैं कि स्किल होना चाहिए फिर आपके अंदर, तब लोग रखेंगे। तो बिहार से ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स कहाँ है? पूरा गुजरात ही बिहार है, पूरा हरियाणा ही बिहार है, पूरा पंजाब ही बिहार है। मोदी जी यहाँ ट्रेन चालू कर रहे हैं कि यहाँ से गुजरात ट्रेन चलेगा, लेकिन गुजरात से ट्रेन यहाँ चला के यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं डाल रहे हैं? गुजराती यहाँ आके काम करे ना, बात ये है। ठीक है, एक मुद्दा जो और उठाती है जनसुराज, शराबबंदी का, कि अगर उनकी सरकार आई या वो पावर में आए तो शराबबंदी, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? सर शराबबंदी, ये बॉर्डर स्टेट है, हम देखते हैं गंगा के उस पार स्मगलिंग उत्तर प्रदेश लग जाता है, फिर वो और शराब यहाँ घर घर तक पहुंच रहा है। शराबबंदी एक बहाना है, सरकार अपना पॉकेट भर रही है, नहीं होना चाहिए। नहीं, ये शराबबंदी खुलना चाहिए। और प्रशांत जी ये बात कह रहे हैं कि जो शराब खुलने के बाद जो पैसा आएगा उसको बिहार के रोजगार और उसको शिक्षा के लिए ही काम किया जाएगा। जो अभी सरकार शराबबंदी करके जो युवाओं को
सूखा नशा जो बोलते हैं ड्रग्स की तरफ ढकेल रही है और जो शराब जो स्मगल हो रहा है वो अपना जेब भर रही है, ये रुकना ज़रूरी है। क्योंकि ड्रग्स शराब से ज़्यादा ख़राब है और लोग इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि किसी और चीज़। अच्छा, मैं आपको कुछ नेताओं के बारे में छोटी छोटी मतलब रैपिड फायर में एक लाइन में दो लाइन में जवाब जानना चाहूँगा उनका नाम पे। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हो सकते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कार्यकाल में उनका डाउनफॉल हुआ है। अगर वो जात धर्म को लेके नहीं चलते तो वो एक अच्छे नेता होते। लालू यादव जी? लालू यादव ने बिहार को बांटने का काम किया है और बिहार को एक पिछड़ा से अति पिछड़ा स्टेट बनाने का काम किया है। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार शुरू में बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो पलटू चाचा हो गए हैं। हर जगह उनको अपना सत्ता ही देखना है, पावर हंग्री पर्सन है। अच्छा, तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव युवा हैं, उनके अपेक्षा लोगों के लिए एक उपेक्षा है लोगों के प्रति कि लोग चाहेंगे काम करें, लेकिन अभी बहुत छोटे हैं, टू अर्ली टू डिसाइड। एक बार उनको अगर मौका मिलेगा तो देखेंगे, लेकिन हमने तो देखा ही जब वो डेप्यूटी थे, कहाँ कुछ हुआ। ठीक है, आखिर में मैं आपके ऑफिस में चलूंगा। वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें देखी जो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें दर्शकों को भी दिखाई जाए। जो एक कलेक्शन है आपके पिताजी का, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये यहाँ के सर बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स हैं जो यहाँ के फ्लोरा एंड फौना में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब आप देखेंगे रंग बिरंगी तितलियाँ यहाँ पर फ्रेम करके रखी गई हैं और इसके अलावा भी और भी कीट पतंगे हैं और सब अलग अलग तरह के हैं। ये हमारे पिताजी का कलेक्शन है। वो एक उनके अंदर जुनून था कि यहाँ के फ्लोरा एंड फौना जब आज से 5 साल बाद ख़त्म हो जाए तो लोग आके देखें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती थी। और ये भी अब धीरे धीरे एक्सटेंशन की तरफ जाएगी, जो आज से 5 साल तक इनकी आधी प्रजाति खत्म हो जाएगी। ये बिच्छू है जो ये बहुत खतरनाक, मतलब इतने बड़े बड़े तो नहीं ही दिखते हैं समय। ये मतलब यहीं के हैं? यहीं के हैं सर, ये अपने डुमराव की फ्लोरा फौना का पार्ट है। और ये प्रजाति यहाँ पे 3 अलग अलग आपको टाइप्स के बिच्छू दिखेंगे, ब्राउन, एक हल्का सा ग्रे, ब्लैक और सबसे बड़ा। ये सब यहाँ की प्रजाति बिच्छू की मिली जाती है। ये एक टेरेंटुला के प्रजाति है जो बिहार में मिला जाता है। जी हाँ, मकड़ा। क्योंकि आपने टेरेंटुला बस अंग्रेजी पिक्चरों में ही देखा होगा। हाँ, ये भी बिहार में भी है। बिहार में भी है। हाँ। अच्छा, ये बिस्मिल्लाह खान जी हैं मेरे हिसाब से। जी, बिस्मिल्लाह खान जी हमारे यहीं के ही थे और हमारे राजगढ़ में ही शहनाई बजाते थे। इनके पिताजी और ये यहीं इसी महल में? जी, मतलब यह कोठी में? यही इसी कोठी में नहीं, जो हमारा गढ़ है। अच्छा। वहाँ पे आप देखे होंगे ऊपर गुम्बद है, वहाँ बैठ के इनके पिताजी पहले और फिर ये कुछ समय तक शहनाई बजाए। अच्छा, यहीं से निकली? यहीं से ही बात है। ये फोटोग्राफी आपकी है? जी, फोटोग्राफी, थोड़ा एनिमल्स में ज़्यादा ध्यान रहता है तो एनिमल फोटोग्राफी एक शौक है सर। अच्छा, ये कोठी के पीछे आपकी गंगा नदी है? यहीं से दिखा देते हैं। गंगा जी कोठी के पीछे से ही गुजरती थी। अच्छा, पहले एक्सटेंशन, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बांध बना और वो धीरे धीरे पीछे कटती हुई चली गई। अरे वाह, बहुत सुंदर व्यू है ये तो। जी, और आप देखेंगे वो साइड से नया भोजपुर दिखता है, ये सिमरी है, बरहमपुर विधानसभा हो गया और उसके बगल में यूपी लग जाता है पीछे। अच्छा जी। अच्छा, ये मतलब धाराओं में बटी हुई है? नहीं, हाँ। ये फ्लड्स का पानी है। अच्छा। जो बारिश हुई। हाँ। आप ये देख रहे हैं, लंबा लाइन देख रहे हैं ये? हाँ हाँ, ये वापस नहीं लौटा। जी, यहीं पे गंगा की ट्रिब्यूटरी जाती है। पहले यहाँ से नजदीक थी पर लेकिन धीरे धीरे कटते कटते बहुत सुंदर के बाद उधर चला गया। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कभी पानी बहुत ज्यादा आ गया तो यहाँ तक? नहीं, लेकिन अर्ली 1920s में हमारे पास पुराने फोटोग्राफ्स हैं जो यहाँ तक पानी आई हुई। अच्छा। पर उस टाइम बांध नहीं था। हाँ। बांध बनने के बाद पानी सबसाइड कर चुका है। चलिए, तो गंगा के तट पर अब इस बातचीत को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। डुमराव राज परिवार के जो वारिस हैं, जो भी लोग विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं, डुमराव विधानसभा से शिवांग विजय को आप सुन रहे थे। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जो भी सवाल हो आपके, जो भी सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं और मेरा नाम गौरव श्यामा पांडे है। बिहार के डुमराव विधानसभा सीट से आप ये वीडियो देख रहे हैं। शुक्रिया।